नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से सप्ताह की क्लासेस शुरू करते हैं और आज सबसे पहली क्लास जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान की कृषि और फसलें। वैसे तो ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, लेकिन भूगोल में अपन इसको पढ़ते ही हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक कॉमन है। जो शनिवार रविवार की आप लोगों के क्लास की नियमित क्लास की जो छुट्टी रहती है, उम्मीद कर रहा हूं कि उसमें आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़कर अपने आप को जो है मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। काफी सारे बच्चों के सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, काफी सारे बच्चों के चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है। अब आगामी जो सितंबर माह आ रहा है उसमें आप लोगों की तैयारी को जो है अनुरत जारी रखते हुए इसको भी कंटिन्यू करना है। चुनौतियां बहुत है सामने, लेकिन सफलता खड़ी है, वो प्राप्त करनी है। सफलता तक पहुंचने के पहले कई सारी चुनौतियों को क्रॉस करना पड़ेगा। ये समझ लो कि चुनौतियां आप लोगों के लिए वो सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर ही सफलता मिलेगी। तो जब तक चुनौतियां नहीं है तब तक सफलता नहीं है। चलो बढ़िया है, सब जुड़ चुके हो, करते हैं आज की इस क्लास को शुरू। राजस्थान की देखो, कई सिलेबस में लिखा मिलेगा राजस्थान की कृषि, तो और कई में लिखा मिलेगा प्रमुख फसलें, तो ये एक ही है। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। करा के शुरू? ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं कि कृषि क्या है। राजस्थान में जो है कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कृषि जो है ज्यादातर मानसून पे डिपेंड है। वर्षा अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी, और वर्षा अच्छी नहीं है तो कृषि अच्छी नहीं है। तो ये भी प्रश्न क्या बनता है, विद्यार्थियों के दिमाग में आता है, क्या ये प्रश्न बनता है? तो बिल्कुल, जो नहीं बनेगा उसको क्लास में शामिल नहीं करेंगे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। एक तरीके से क्या है, जुआ। भाई जुए में क्या होता है, रकम आ गई तो आ गई, नहीं आई तो गई। तो वही है, इन्वेस्ट किया है, किसानों ने पैसा लगाया है, बारिश आई तो उससे इनकम हो जाएगी, बारिश नहीं आई तो कई सारी फसल मतलब जो है किसान कंगाल हो जाते हैं, होते हैं ना। राज्य की लगभग जो है 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, यानी या तो डायरेक्ट कृषि पर आधारित है या कृषि आधारित उद्योगों पर है। तो कुल मिला के ये होते हैं कृषि पर आधारित ही हुए। 75% जनसंख्या, ये भी पूछते हैं कि कितनी, 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, उनकी आजीविका के लिए वो कृषि पर डिपेंडेंट रहते हैं। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का राजस्थान में प्रतिशत पूछे आप लोगों को तो ध्यान रखना है कि लगभग 11% है, और एग्जैक्ट में देखोगे तो 11.78% जो है कुल कृषित क्षेत्रफल आता है इसके अंदर। ठीक है, कि कुल कृषित क्षेत्रफल का राजस्थान में प्रतिशत कितना है, तो लगभग 11% है। ठीक है ना। चलिए, राजस्थान के कुल कृषित क्षेत्रफल का सिंचित प्रतिशत कितना है। अब मान लीजिए ये कुल क्षेत्रफल है, इसमें से जो है ये कृषि किया जा रहा है, इसमें से भी क्या पूछा है कि इसमें से फिर सिंचाई कितने पर हो रही है, क्या इसमें से सिंचाई कितने पर हो रही है, तो इसमें से 30% सिंचित क्षेत्रफल है। इस तरीके से समझना है, क्योंकि आंकड़े आप लोगों के पास भी है, यहाँ पे यही चीज होती है कि समझना कैसे है। तो इसमें से सिंचित क्षेत्रफल कितना है, 30%। अब भारत में कृषि जोतों का आकार पूछे तो 1.41 है, लेकिन आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि 1.08 भी पढ़ने में आता है और ये हेक्टेयर में है। ठीक है ना, 1.08 भी पढ़ने में आता है। ये किस लिए कि भारत के कृषि जोतों का आकार निरंतर जो है घट रहा है। भारत के संदर्भ में पूछे, राजस्थान में आप लोगों को सीधा यही पढ़ना है, 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में राज्य में कृषि जोतों का आकार पूछे तो 2.73 हेक्टेयर है। अब ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 फैक्ट बताए मैंने। सबसे पहला तो मानसून का जुआ, आराम याद हो, 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि क्षेत्रफल कुल पूछे तो 11% है, और सिंचित उसमें से भी 30%। 1.08 याद रख लेना, 1.41 भी ध्यान रखें, कई जगह 1.08 है, कई जगह 1.41 है। लेकिन आप लोग तो राजस्थान का पढ़ रहे, तो आपको ये ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ये 2.73 फिक्स है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। आज आप लोगों को 1 मिनट शो के अंदर अगस्त महीने के, जो अगस्त महीना चल रहा है उसी के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, और आप लोगों की जो डिमांड थी कि सर प्रश्न इस तरीके से दो तो उसके साथ में उत्तर बताया करो, तो वही चेंजेस करके दिया है। प्रश्न के तुरंत बाद उत्तर बताया है आप लोगों को, वो 1 मिनट तो देख लेना। और उसमें से मुझे लगता है, जो मुझे लग रहे थे कि ये आगामी प्रश्न बनेंगे, कि आगामी परीक्षाओं में बनने वाले,
वही दिए गए हैं। तो 1 मिनट में 7 श्योर प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। 1 मिनट तो चूकना ही नहीं है। 12 बजे से 2 बजे तक जब भी अपलोड हो तुरंत देख लो, ताकि मन में वो नहीं रहे कि क्या पता आज आया कि उसमें से अपन चूक गए, है ना। हर रोज आप लोगों का किया गया 1-1 मिनट का इन्वेस्टमेंट आप लोगों की सफलता की एक सीढ़ी है, क्योंकि वही चीज 1 मिनट शो में मैं दे रहा हूं जो आप, मुझे लगता है कि इसमें से प्रश्न 100% बनेगा, तभी तो लिखते हैं उस पर 100% छपेगा। वो ऐसे ही ऐड करने के लिए नहीं लिखा है, निश्चित रूप से वो आने वाले एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। चलिए आगे बढ़ो। अब देखो राजस्थान में कृषि, और इसको मैंने जो है अलग अलग बांट लिया है। अलग अलग कैसे बांटा है, एक तरफ बता दी है खाद्यान्न फसलें, एक तरफ है दलहनी फसलें और एक तरफ है तिलहन फसलें। ठीक है, अब क्या है, खाद्यान्न फसलें यानी कि खाने वाली, कि गुरुजी तिलहन यानी तेल काटा तो तेल भी तो खावे, जरूरी नहीं है। मान लो मशीन का तेल है तो वो कैसे खाओगे, तो इसलिए तिलहनी फसली यानी कि तिलहनी फसलों में तेल निकाला जाता है, उनसे तेल निकलेगा। कहता ना तिलों में कितना तेल है, और तिल से ही शब्द बना है तिलहन। तो तिलहनी, दाल में क्या होता है, दलहनी में क्या होता है, दालें होती है, दलहनी में क्या होता है, दालें होती है। तो देखो खाद्यान्न में क्या आएगा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोए जाने वाली फसल कौन सी है, बाजरा है। अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है, बाजरा। बाजरा ऐसी फसल है जो सभी जगह हो जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा है। तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कौन से जिलों का है, पश्चिमी राजस्थान का है, तो बाजरा जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है, कि बोई तो जाती है बाजरा ज्यादा, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो गेहूं का होता है। क्यों होता है, क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़ ऐसे गढ़ है वहां पे कि वहां पे गेहूं इतना पैदावार हो जाता है कि उत्पादन की मात्रा में देखते हैं तो फिर ये आगे जाता है गेहूं की फसल। तो उत्पादन सबसे ज्यादा किसका किया जाता है, गेहूं का, और क्षेत्रफल में ज्यादा जो बोई जाती है वो है आप लोगों के बाजरा। ये होगी खाद्यान्न की बात। दालों में पूछेंगे तो दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली है मूंग। मूंग भी बाजरे की तरह ही है, सभी जगह हो जाती है, पश्चिमी राजस्थान में भी ज्यादा होता है। ठीक है, और दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो चने का। अब देखो चने का ही होगा, और यूं पूछ ले कि सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दाल कौन सी है, तो फिर वो भी चने की दाल है। सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दाल भी कौन सी है, चने की है। क्यों, क्योंकि चने से बनता है, चने की दाल से बनता है बेसन। बरसात हुई तो बेसन का भजिया, ठीक है, मिर्ची बड़ा खाना है तो बेसन काम आई, हर चीज कड्डी बनानी है तो भी बेसन। तो बेसन बहुत जरूरी हो गया है सबके लिए, और वो बनेगा किसके, चने की दाल से। तो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दाल भी कौन सी है, वो चने की दाल है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तिलहनी फसलों में देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है सरसों, और सबसे ज्यादा उत्पादन भी सरसों का ही है। ठीक है ना, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, इन तीनों को मैंने अलग अलग बांटा है, और इसमें ये पूछते हैं क्षेत्रफल के आधार पे पूछते हैं और उत्पादन के आधार पे पूछते हैं। तो आप लोगों को जैसे भी पूछेंगे उस तरीके से आप लोगों को याद रखना है और उत्तर देके आना है। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई, आज बाबेरी बीज भी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा रामदेव जी भादरवे की बीज कहते हैं वो है। अभी यात्रु बहुत ज्यादा संख्या में रामदेवरा की तरफ जा रहे हैं। यदि मैं जोधपुर गया था बीच में, तो पाली वाले मार्ग पे पूरे यात्रु ही यात्रु दिख रहे थे। तो आप लोगों को इनके संबंधित जानकारियां तो पता ही है, मैंने खुद ने बहुत बार पढ़ाया है। ठीक है ना, रामसा पीर भी कहते हैं, रामदेव जी महाराज है। ठीक है, इनको एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा 24 वाणियां। इनकी ध्वजा जो होती है वो नेजा होती है, इसमें 5 रंग होते हैं। इनके मेघवाल भक्त रीखिया कहलाते हैं। इनके जो भजन होते हैं वो ब्यावले वगैरह ये इनके होते हैं। जम्मा इनका जागरण होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज कम से कम आज बाबा रामदेव जी को जो है नमन करते हुए भी ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए, है ना। तो जय बाबारी, क्या कहवे, जय बाबारी। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे बढ़ो। राजस्थान में अनाज उत्पादन में जो है प्रथम स्थान किसका है, तो अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान अलवर का है। और खाद्यान्न उत्पादन यानी कि खाद्यान्न में फिर सभी तरह के खाद्यान्न आ गए, तो फिर उसमें आएगा आप लोगों के जयपुर। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में जयपुर आएगा, और अनाज उत्पादन स्पेशली पूछेंगे तो अलवर ध्यान रखना है। राजस्थान में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पूछेंगे आप लोगों को, तो ध्यान रखना नागौर की दालें।
नागौर में सबसे ज्यादा दलहन है। और तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पूछेंगे तो बीकानेर। और ये जो है आंकड़े आप लोगों के नवीनतम ही है, क्योंकि पहले यदि यहां देखोगे ना कि राजस्थान में मसालों की दृष्टि से अब मैंने लिखा है झालावाड़, लेकिन इससे पहले मसालों की दृष्टि से कौन सा था, बारा था। इससे पहले मसालों की दृष्टि से अव्वल कौन सा था, बारा था। अब झालावाड़ ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कौन सा है, गंगानगर है। अब गंगानगर और फिर बाद में हनुमानगढ़ आएगा। और ये किस कारण, आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण यह सबसे ज्यादा सिंचित। राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल कौन सा है, वो चूरू का है। न्यूनतम सिंचाई जो होती है वो चूरू का है। सर्वाधिक में तो ध्यान रखना लगभग 87% जो है वो होती है यहाँ गंगानगर में, और चूरू में जो है लगभग 5% ही होती है। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। गंगानगर और चूरू इनमें ध्यान रखना है। बारा जो है पहले मसालों में सबसे अव्वल था, अब झालावाड़ हो गया है, इसलिए झालावाड़ का भी ध्यान रखें, ठीक है ना। ले स्क्रीनशॉट। यहाँ प्रश्न बनी टाबरो है ना, हल्के में नहीं लेनो है किसी भी चीज ने। चलो देखो, राजस्थान की वे फसलें जिनका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, अपने यहाँ पे राजस्थान में ज्यादा होता है, तो उसमें बाजरा, सरसों, ग्वार, मोठ, मेथी, मेहंदी। मेहंदी तो स्पेशल पानी के सोजत में सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ईशबगोल, धनिया, जीरा, ये ऐसी फसलें हैं जिसमें राजस्थान जो है बाजी मारता है पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि, तो सबसे ज्यादा व्यर्थ बंजर भूमि कहाँ है, जैसलमेर के अंदर दौरे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा व्यर्थ बंजर भूमि कहाँ है, जैसलमेर। इनको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है ऑप्शन, उसके अनुसार याद करो। राजस्थान में सबसे कम व्यर्थ बंजर भूमि कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है, कृषि अच्छी होती है यहाँ पे, तो व्यर्थ बंजर भूमि कम है। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल की व्यर्थ बंजर भूमि कितनी है, 11.78% है। कितनी है, 11.78। राजस्थान में सर्वाधिक बुआई का क्षेत्रफल कितना है, वो सर्वाधिक बुआई का क्षेत्रफल कहाँ है, बाड़मेर, ठीक है। और सबसे कम बुआई का क्षेत्रफल राजसमंद के अंदर है। और गोचर भूमि में पूछे तो सर्वाधिक यहाँ पे भी बाड़मेर है, लेकिन न्यूनतम जो है वो गंगानगर के अंदर है। अब गंगानगर में भी न्यूनतम गोचर भूमि होने का कारण यही है कि खेत ज्यादा है, कृषि ज्यादा है, तो बाकी चीजें कम हो जाती है, गोचर भूमि कम ही बचती है। गोचर भूमि फिर चली जाती है 91 में, जिसके ऊपर सिर्फ सरकार का अधिकार होता है, किसी का नहीं होता। तो फिर ये आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अब इसमें कोई अलग से समझने वाली चीजें नहीं है, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। गोचर भूमि कैसी है, टाबर पूछे। अरे गोचर भूमि यानी गायों के चरने की, यानी चारागाह भूमि होती है, ठीक है। चरने के लिए छोड़ दी जाती, सरकार का अधिकार होता है, बाकी किसी का मालिकाना हक नहीं होता। अब देखो, अब आए हैं आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आने वाली 3 स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये और इनके बाद की 2, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न कृषि से पूछे जाते हैं। क्या पूछे कि अब फसलें जो है कितने प्रकार की, तो अपने को ध्यान रखना है कि बुआई के आधार पर इनको 3 प्रकार में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। और यहीं से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। तो अब चूक की कोई संभावना, अभी तक बताइए वो फैक्ट थे सारे के सारे, अभी तक बताए वो सारे के सारे फैक्ट थे जो आप लोगों को सीधे याद रखने हैं। अब है आप लोगों के खरीफ, रबी और जायद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऋतु के आधार पे जो है फसलों के 3 प्रकार हैं, खरीफ, रबी और जायद। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे रेड फॉन्ट में ले रखा है, यानी कि अब बात करेंगे अपन खरीफ की। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन खरीफ फसलों की। तो देखो इन्हें सियालू के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उपनाम भी पूछा जाता है, कौन सी फसलें सियालू के नाम से जानी जाती है। तो ये क्या होती है यहाँ पे, मतलब ये नाम क्यों दिए जाते हैं, ये इनकी जब जब पक्कर तैयार हो जाती है तभी वो नाम दिया जाएगा। क्या पक्कर जो है फसलें घर पे आएगी, वो किस सीजन में आ रही है, तब वो नाम दिया जाता है। तो देखो ये सियालू है, तो इनकी बुआई का टाइम तो है जून जुलाई। अब जून का महीना देखें तो मतलब खतरनाक गर्मी पड़ा है जून में, जेठ महीने की गर्मी, ठीक है। और जुलाई में देखा तो पता है बारिश हो गया, तो इंगे हिसाबू नाम नहीं देवे, कभी भी नाम के हिसाबू देवे कि भाई कटर घरे कद आवे, फसल पककर जो घर आती है वो समय इसका जो है वो नाम दिया जाता है। तो देखो सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या है, सर्दी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, सियालू कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सियालू कहते हैं। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे
कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, या फिर प्रश्न कैसे बनते हैं कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, या निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, या खरीफ की नहीं है रबी की नहीं है, यह बने। ठीक है, तो देखो अब इसमें खरीफ में आती है, एक तो तरीका है कि डायरेक्ट याद करो, ये डायरेक्ट बताऊंगा मैं। दूसरा तरीका है ये, उसको बोलते हैं ट्रिक। तो सबसे पहला मैं यही कहूंगा आप लोगों को डायरेक्ट याद करो, और डायरेक्ट याद नहीं हुए जरा ट्रिक याद करो, ताकि कोई उन दो माते नहीं आया गुरुजी आप तो ट्रिक बताते तो हमें याद नहीं होती। कि कौन, जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं ट्रिक तो थाने याद करनी जरूरी है। ट्रिक तो तब काम में आएगी कि डायरेक्ट याद नहीं हो रही, सर भूल रहे हैं बार बार, तब ट्रिक काम में लो। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट में याद करो, बाजरा, चवला, चवले ध्यान देना, चौला भी बोलते हैं जिसको, चवला, चावल, चवला अलग है चावल अलग है भाई, जो किसान नहीं है ना, माने समस्या हो सके है। और फिर देखो ग्वार, ज्वार, कपास, अरहर, गन्ना, मक्का, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मोठ। अब देखो सिर्फ ये याद करनी हो तब तो समस्या नहीं होती है, क्या हाँ हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि रबी की फसलें भी याद करनी पड़ती है, तब जाके होता है कंफ्यूजन। तो भाई कंफ्यूजन में तो एक बार मेहनत लागी, और ट्रिक है इन याद कर लेना। और क्या ट्रिक है, खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। खरीफ चचा वार वार, यानी कि बार बार कहते हैं अपन, वार वार लिख दा कि वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। अब क्या गुरुजी इन ट्रिक को क्या मतलब है, यानी कि सबसे पहले इसको तो मेरे को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि ये खरीफ है। फिर यहाँ च और चा, तो एक च से तो ध्यान रखना चवला, जिसको चौला भी बोलते हैं, और दूसरे से याद रखो चावल। लेकिन साथ में एक चीज याद रख लेना कि चना जब भी आएगा तो चना हमेशा गेहूं के साथ में तैयार होता है, तो चना जो है वो रबी में याद रखना है, स्पेशल याद रखो, कुछ चीजें स्पेशल याद रखो। बाजरा खरीफ में याद रखना ही रखना है, चना रबी में याद रखना ही रखना है, तो ये याद रख लो, बाकी सारी चीजें इसे क्लियर हो जाएगी। ने अड्डे चौथे चलो निकाल दियो नहीं तो थारा चना निकल जाए, मतलब हम पता सिलेक्शन कौन पे। तो यहाँ चवड़ा चावल, अब वार वार तो एक बार ग्वार कर दो और एक बार क्या कर दो, ज्वार कर दो, एक बार ग्वार और एक बार जवार कर दो। कैसे, कपास कर दो, कपास सबसे ज्यादा कहाँ, हाडोती के अंदर, बाबू जाको में सबसे ज्यादा। अरे बाबू जाको में अभी बाढ़ की स्थिति बन रही है क्या, कल बच्चे बता रहे थे कुछ कमेंट करके, गुरुजी बाबू जाको में बाढ़ है। बाबू जाको समझो न थे, हडोती वालों क्षेत्र जो है बाबू जाको, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, ठीक है ना, कोटा संभाग। तो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, वर्टिसोस मिट्टी वाला क्षेत्र है, रायपुर मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो वहां पे बाढ़ की स्थिति है क्या, बताओ भाई। हाडोतियंस बताओ, हाडोती में रहने वाले हाडोतियंस है, मैं सब मारवाड़ियंस। तो ये बारिश ज्यादा है क्या, हाँ कोटा बूंदी, हाँ देखो बारिश ध्यान रखना भाई, अपना और अपनों का सबका ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हरा लिखा है ना, तो अरहर में से हर निकाल दिया, तो यहाँ पे ध्यान रखना अरहर है, ये क्या है, अरहर है, ठीक है ना। फिर ये गन्ना जो है वो ऐसे का ऐसे याद रखना, ये गन्ना ही है, इसमें से दूसरी कोई ट्रिक नहीं निकालनी। यहाँ पे ये जो लिखा है मंडी, इसमें म से तो मक्का लिया है और अरंडी के पीछे का डी ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखना है, अरंडी, ठीक है ना। चलिए, और फिर मूंगफली आप लोगों को ऐसे का ऐसे याद रखना है ना। मूंगफली के ज्यादा उत्पादन के लिए जो है राजकोट कहा जाता है, किसे, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, अपने लूणकरण सर को, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, मूंगफली खाकर सोए उठे, तो यहां से इस सोए से लेना है सोयाबीन, सोए से क्या लेना है, सोयाबीन, और उठे यानी कि ऊ से तो उड़द, ऊ से तो उड़द, और मोठ के पीछे का ठ ले लिया मैंने, मोठ, ठीक है। तो यहाँ याद रख लियो, देखो एक तरीको तो है सब परंपरागत, इसको बोलेंगे परंपरागत तरीका, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि डायरेक्ट ही क्या, हाँ और सब जगह मिले आंकड़ा, ठीक है ना। आजकल तो गूगल का जमाना है, डायरेक्ट ही है, गूगल में सर्च करो खरीफ की फसलें बताओ, तो तुमको फसलें भी बताएंगे, चित्र भी बताएंगे, वीडियो भी बता देंगे, सब चीजें बता देंगे। 2-4 गुरुजी ने वीडियो भी दे दे के ए बताई। और कुल मिलाकर होनी ये चीज के खाली बताने को मतलब नहीं है कि याद कराओ, कि तुम लिखो गूगल पे के खरीफ की फसलें याद कराओ, गूगल के हाँ पारो काम फोन, आप गौरव सिंह गानेराव सर से संपर्क करें, ये रहा उनके चैनल का लिंक, ठीक है। यहाँ आखिर घूम फिर के यहाँ आना। तो फिर ये तो है परंपरागत तरीका, और ये है अपना ट्रिकास्त्र, तो बढ़िया तरीकों याद हो जाए। कि कौन ज्यादा लपड़ो है, कौन, खरीफ चचा वार वार कह रहा कि गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे,
ओके, खरीफ सिंचाई वहां पर क्या एलर्जी हो सके, नहीं हो सके ना, तो ये बस याद है चीजें, ले स्क्रीनशॉट। सर गूगल में सही नहीं बताते हैं, तो भी छोरा जा जा रहा आपने गूगल में कई बार, गूगल में आजकल कचरा हो गया सब। भले उनके सीईओ को भेज देना ये क्लिप। क्यों क्यों हो गया? क्योंकि फालतू के कंटेंट, फालतू सब, कोई किसी को कुछ पता नहीं है तो भी क्या करते, कॉपी पेस्ट करके डाल देते। वेबसाइट बनानी 1000 रुपए के अंदर भी बनती है, और 10 लाख में भी बनती है, 20 लाख में भी बनती है। ठीक है, 1000 रुपए में जो बना देगा वेबसाइट तो उसमें कुछ भी डाल देगा, होती है चीजें। लेकिन यूं है कि वेरीफाई, सेल्फ वेरीफाई करनी चीजों को जरूरी है, नहीं तो डंडिया रड़ जाए। अब कई बच्चे कमेंट कर, गुरु जी गूगल पे तो ये बता रहे 5 राष्ट्रीय उद्यान, तो तू 5 याद कर। मैं ऑथेंटिक चीजें पढ़ियो हाँ, मान ध्यान है, मैं वेबसाइट भी देखा तो ऑथेंटिक देखा, तुम्हारे हिसाब 3 है तो मैं 3 बतावा, ये चीजें हैं, ये क्या है। चलिए आप लोग सब समझदार हो। अब देखो क्या किसकी बात हो रही है, रबी की। रबी को बोला जाता है उनालू। क्या बोला जाता है? उनालू। यानी कि ये जब कटेगी तब गर्मी शुरू हो चुकी होगी, ये जब काटने का समय आता है तब गर्मी शुरू हो जाएगी। तो देखो इसका बुआई का समय है अक्टूबर नवंबर। अब देखो पूरी सर्दी झेलेगी ये, लेकिन कटाई यानी कि पककर तैयार कब होगी? मार्च अप्रैल में होगी। पककर तैयार कब होगी? मार्च अप्रैल, यानी होली आएगी तब क्या करेंगे? होले सेकेंगे। होले क्या होते हैं? गेहूं के फसल को तो बालियां बोली जाती है, और चने की जो फसल होती है उसको होड़ा बोला जाता है। तो होली के समय ये पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, बैसाखी वगैरह उसी समय आएगी आप लोगों के। तो ये जो है आप लोगों के ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है उनालू। ठीक है, तो उनालू शुरू हो जाए, मारवाड़ी यानी बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। उनाड़ो क्या है? गर्मी, तो उनाड़ू इस फसल को कहा जाता है और इससे प्रश्न बनते हैं। अब देखो कटाई इसका मार्च अप्रैल, याद रखना। अब इसमें कौन कौन सी है? जीरा, अलसी, गेहूं, चना। ये गेहूं और चना इसकी मुख्य फसलें हैं, यूं समझ लो कि ये इन फसलों में राजा है। फिर देखो अरबी, सूरजमुखी, जौ, अफीम, धनिया, मटर, राई, इसबगोल, सरसों, सौंफ, तारामीरा, ये सारी जो है फसलें आप लोगों के रबी के अंदर आती है। तो ये है परंपरागत तरीका। अब आप लोगों के ट्रिकास्त्र, ये है आप लोगों के शानदार ट्रिक। अब इसमें क्या है? रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दे। रब जी अगर चाहे, रब यानी भगवान, रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दे, बस हुगो काम इम्कीन ही है। हेलो, तो रब यानी कि रबी है, इसमें से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये रबी है। फिर ध्यान रखना, रब जी बोला है तो जी से क्या है? जीरा। जी से क्या है? जीरा है। यहां पे एक अ दे रखा है, इसका मतलब है यहां से लेना है अलसी। ठीक है, यहां पे ग दे रखा है तो ग से लेना है आप लोगों के गेहूं। ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे चाहे लिखा है, अब यहाँ पे चना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है? चना। इसमें चावल मत कर देना, इसमें चावल मत कर देना। ठीक है ना। फिर ये अरबी, ऐसे का ऐसे अरबी को यहाँ पे ऐसे का ऐसे लिखो। और सूरज जो लिखा है इसका मतलब है सूरजमुखी, इसको भी ऐसे का ऐसे लिखो। ठीक है। फिर ये जौ लिखा है तो इसका मतलब है जौ, इसमें 2 मात्रा लगा दो, बाकी हो गया आपके काम। यहाँ पे एक और है, यानी कि ये है अफीम की फसल। ठीक है, ओपियम। फिर यहाँ पे एक ध दे रखा है, इसका मतलब है ये धनिये की फसल है। ये क्या है? ये धनिया है। फिर यहाँ पे एक म दे रखा है, इसका मतलब मटर है। फिर ये रा है, यानी कि राई है, इसे क्या है? राई। फिर ये इससे यानी कि ईसब गोल है। क्या है? ईसब गोल। क्या दे रखा है? ईसब गोल। फिर देखो यहाँ पे दे रखा है सर, क्या? सर से पकड़, तो इस सर का मतलब क्या है? सरसों। इसका क्या मतलब है? सरसों है। फिर क्या दे रखा है इसमें? इसके सर से पकड़ से यानी कि स से ध्यान रखना है सौंफ। स से क्या ध्यान रखना है? सौंफ की फसल। ठीक है ना, सौंफ। फिर देखो इसको क्या है? तारे पर फेंक दे, यानी कि यहाँ पे ये दे रखा आप लोगों को, लास्ट में ले लेना तारा मीरा। इससे क्या ले लोगे? तारा मीरा। हो गया काम। तो रबी और खरीफ दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ज्यादा भारी पड़े तो गुरुजी 2 ट्रिक याद कौन में भारी पड़े तो एक याद कर लो, कोई भी जो आप लोगों को बेस्ट लगती है। उसमें वो फसल नहीं है तो वो बाकी दूसरे के अंदर है, उसमें वो नहीं आ रही है तो इसमें आ रही है, तो एक याद कर लो।
यानी कि देखो सिलेक्शन लेना है तो अपने को मेहनत तो अपने भाग की तो अपने को ही करनी है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि एक याद नहीं हो तो दूसरी कर लो, दोनों याद होती है तो बेस्ट है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आवे जायद। नेक्स्ट कौन सी है? जायद। इसको बोला जाता है चौमासु, यानी कि ये जो है बरसात, चौमासु कहने के बरसात वाली टाइम में, मानसून। तो इन्हें जो है मार्च से जून के मध्य प्राप्त किया जाता है। इसमें की कौन? जात खात का स्मतीन याद करो तो भी ठीक है, आराम याद हो जाए। जार मतलब है जायद, जा का क्या मतलब है? जायद। त मतलब तरबूज है, मतलब पानी वाली फसलें जितनी है। तरबूज, इसका मतलब है आप लोगों के खरबूजा, क्या? खरबूजा। फिर अपने त यानी तोरई, तोरई। फिर अपने आ गया यहां से ककड़ी, क्या आ जाएगा? ककड़ी। और स से मतलब है सब्जियां, स से सब्जियां भी इसके अंदर आ जाती है मोस्ट ऑफ। और मती यानी कि मतीरा, मतीरे की राड बोला जाए, मतीरे की राड बोलते हैं ना, कलिंगो क्या है, मारवाड़ी में कलिंगो क्या है, ध्यान है? जो मारवाड़ी है उनको पता है सारी चीजें ये, तो उन कलिंगो के। तो ये देख लो इसमें क्या क्या है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां, कंदमूल आ जाते हैं, ठीक है। तोरई, मतीरा, ये सब इसके जायद के अंदर आती है। ये जो 3 स्लाइडें बताई है ना मैंने आप लोगों को, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ गुरुजी एमसीक्यू कब कराओगे? अरे काली झालर, एमसीक्यू तो पूरी दुनिया ही करा रही है। यूट्यूब पे थ्योरी कौन कराता है तुम्हें? भाई जी खाली एक ही तो करावे है? पढ़ लियो, बाकी सारे दिए थ्योरी पढ़नी है, क्लास में आ जाओ, कोर्स में आ जाओ। और यूट्यूब पर तो आप नहीं मांगोगे तो भी ऑब्जेक्टिव ही देंगे। एक अपना ही चैनल है जो ऑब्जेक्टिव भी दे, मैराथन भी दे, 1 मिनट शो भी दे, शॉर्ट्स भी दे, जीजीडी फैक्ट्स भी दे, किताबा भी दे, सस्ती टेस्ट सीरीज भी दे, जो सवाल भी बने, और फ्री क्लास भी दे बिना पैया गए। बताओ कौन है ये बालक, कहां से आते हैं ये लोग, कितने तेजस्वी लोग हैं। ले मतलब इतनी फैसिलिटी तुम्हें मिल रही है तो भी कई जना पेट दुख जाए, गुरुजी आपने ऑफिस बड़ा अच्छा बना लिया, तो 13 रुपया लेन तो नहीं बढ़े हो, है? ऑफिस अच्छा बनाया है तो वो भी विद्यार्थियों के लिए सेवाएं ही दे रहे हैं। ऑफिस अच्छा बनाया तो पेट क्यों दुखे, राजी हुआ ना। देखिए एक डॉक्यूमेंट, गुरुजी ऑफिस तो बड़ा अच्छा बना दिया, फ्री पढ़ाते हो तो कैसे बनाए? अरे बनाए, किताबा की रॉयल्टी आवे, किताबा स्टूडेंट के दिल में राज करे, और किताबें लिखने के लिए मेहनत भी लगती है भैया, और इसके अलावा जिगरा होना चाहिए बस। अरे यहाँ पेट दुखने को काम नहीं चल रहा है। ऑफिस अच्छा बनाया, लेकिन ऑफिस अच्छा बनाया लेकिन आप लोगों से पेड कोर्स के पैसे नहीं लिए कभी भी, बिना लिए बनाया, तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हाँ बिना लिए भी हो सकता है, तो बाकी सब निःशुल्क क्यों नहीं पढ़ा रहे? ये दिमाग तो ऐसे लगना, गुरु जी ऑफिस तो बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा 13 रुपया लिया गया, क्या लोन 13 लियो है? चलो लो स्क्रीनशॉट। और जो कहने वाले हैं ना, उन्होंने, जो ऐसा सोचते हैं ना, जो रेगुलर जुड़े हैं बच्चे, उन्हें पता है कि कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, कितनी ज्यादा सेवाएं दी जा रही है। जो ऐसे कहने वाले हैं उन्होंने 50 रुपए की टेस्ट सीरीज तक नहीं ली हो रखी होती ऐप पर। वे ऊपर ऊपर देखे पेट दुखे ना जिन्हें, बिना कोई इलाज है कौन? बन में क्या अभी मेडिकल में जा भाई, अटूनी व चीजा है, इसमें जिगरा चाहिए, तो पेट भले दुखे मेडिकल में सजेस्ट कर सकोगे, ओ मेडिकल वालों बढ़िया है, मेरे दोस्त है कई जना मेडिकल वाला, तो माने भी थे करा की करा सकोगे, चार कहो कि पेट दुखे क्यों, क्या वो सर ऑफिस में वीडियो देख लिया। चलो आगे बढ़ो। कृषि के प्रकार देखो, उपलब्धता के आधार पर कृषि के 2 प्रकार हैं। मजो ले लियो ना, हमसे पढ़ लो, अब तुम पढ़ लो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को पेड कोर्स आज दिन तक नहीं दी, 1 मिलियन के करीब है चैनल, लेकिन फिर भी पेड कोर्स नहीं देना, अपने आप को जो है संयमित रखते हुए चलना भी तो एक क्या है ना, हवन करता हाथ तो जले ही जले। तो ठीक है पढ़ो थे, जब तक पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, क्या पता फिर ज्यादा तुम करोगे, तुम में से ज्यादा लोग बोलने लग जाएंगे कि पेड कोर्स नहीं दिए, फिर कैसे, तो हम भी दे देंगे पेड कोर्स, ले ले भाई, तेरे पेट दुखे तू ले पेड कोर्स बस। तो देखो उपलब्धता के आधार पर कृषि के 2 प्रकार हैं, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। गहन कृषि में क्या होता है, ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं, ये सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो इनको सीरियसली पढ़ना, ठीक है ना।
हाँ, अब मजे ले लिए तुमने, अब पढ़ लो, ध्यान यहाँ पे लगाओ। कृषि योग्य भूमि तो होती है इसमें कम। गहन कृषि में क्या होती है, कृषि योग्य भूमि कम होती है और जनसंख्या का दबाव होता है अधिक, यानी कि कम क्षेत्रफल में अधिक जो है कृषि करनी पड़ती है, जनसंख्या ज्यादा होती है। ठीक है, विस्तृत कृषि के अंदर क्या है, कृषि योग्य भूमि तो होती है अधिक और जनसंख्या होती है कम। यहाँ पे तो मतलब ये मशीन, यहाँ पे मशीनें ज्यादा काम में आएगी। फिर इसमें क्या होगा कि भूमि ज्यादा है, जनसंख्या कम है, तो क्या होगा, मशीनें ज्यादा काम में आएगी, इसमें मशीनें कम काम में आती है। इसी के अन्य नाम है विस्तृत कृषि के, इसको व्यापारिक कृषि भी बोलते हैं, यांत्रिक कृषि भी बोलते हैं, क्योंकि यंत्रों का उपयोग ज्यादा होता है, और आधुनिक कृषि भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, आधुनिक कृषि भी कहा जाता है। ठीक है सर, टीचर के ट्रांसफर खुलेंगे, कहीं आपका ट्रांसफर ना कर दे। ट्रांसफर करे क्यों, ट्रांसफर तो जो करवाना चाह रहे टीचर उनके ही नहीं होते, और हम ट्रांसफर के लिए कहते ही नहीं, तो करेंगे जो चाह रहे हैं उनका ही नहीं हो रहा, हम ऐसे कर देंगे क्या है। देखो, तो ये जो है विस्तृत कृषि और गहन कृषि में क्या अंतर होता है उसको ध्यान रखना और उसके हिसाब से पढ़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आप लोगों देख, मतलब ये नहीं है, मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ाता हूं कभी भी, मैं पढ़ाता, कोशिश यहाँ पे क्लास में ये रहती है कि बच्चा कहीं से पेड कोर्स पढ़ रहा है और उसके पास में बच्चा बैठकर अपना फ्री वाला कंटेंट भी पढ़ रहा है, तो उसे ये लगे कि हाँ पेड कोर्स से बेटर यहाँ पे दिया जा रहा है, फॉर्मेलिटी नहीं हो। तो ये जो चीजें है ना, ये आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के अनुसार ही दी जाती। विद्यार्थी ऐसे ही नहीं जुड़ते, आजकल सब समझदार है, आजकल सब विद्यार्थी नहीं, सब मास्टर ही है, तो वो ऐसे ही नहीं जुड़ते। 2-2 हजार बच्चे रोज लाइव ऐसे ही नहीं पढ़ते डेली, वो भी कि सीजन हो चाहे ऑफ सीजन, बावली बात है। ठीक है ना, तो एक फसली कृषि जिसको मोनोकल्चर कहा जाता है। देखो, मोनो कोई भी प्रस्तुति एक अकेला आदमी दे रहा है तो उसको कहा जाएगा मोनो, तो मोनोकल्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक वर्ष में एक खेत में एक ही फसल प्राप्त की जाती है। क्या है, एक एक एक, इसमें क्या है, एक एक एक, यानी कि एक वर्ष है, एक ही खेत है और एक ही फसल प्राप्त की जा रही है, उसको बोला जाएगा मोनोकल्चर या एक फसली कृषि। जैसे अरंडी और सूरजमुखी ऐसी फसलें हैं कि एक वर्ष में एक ही फसल प्राप्त की जाती है। अब ऐसे कैसे द्विफसली, इसको ड्यूओ कल्चर बोल दिया, एक वर्ष में एक खेत में दो फसल। अब यहाँ पे एक एक दो हो गया, एक एक दो, यानी कि एक वर्ष एक खेत लेकिन फसलें दो है। जैसे रबी और खरीफ दोनों फसलें प्राप्त कर ली तो दो फसलें। बहुफसली, इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं ओलिगो कल्चर, एक वर्ष में एक खेत में दो से अधिक फसलें, यानी कि दो नहीं, दो होगी तब तक तो ड्यूओ कल्चर में आ जाएंगे, लेकिन यहां पे बात हो रही है ओलिगो कल्चर की, तो दो से अधिक फसलें होगी। जैसे कि रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलें। क्या होता है, रबी खरीफ के साथ में जायद तो साइड साइड में तैयार कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो क्या है, एक फसली, द्विफसली या बहुफसली, या फिर कहेंगे मोनोकल्चर, ड्यूओकल्चर या ओलिगोकल्चर। तो इस तरीके से तीनों जो है आप लोगों को यहाँ पे फसलों के आधार पे भी कृषि ध्यान में रखनी है। ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो भाई। नेक्स्ट देखो, अब है राज्य में विभिन्न कृषि पद्धतियां। मतलब कृषि में आप देखोगे कि अपन कुछ भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक चीज जो आपको जिस तरीके से चाहिए वो सारे तरीके से चीजें करवाई जा रही है। कृषि की ऐसी क्लासें आप देख लो, मिल रही है तो बढ़िया, लीला लहर मैं कह रही हूँ, फायदा उठा लो। देखो, इसमें क्या है, शुष्क कृषि, कम पानी या केवल वर्षा जल की में की जाती है, यानी कि ये पूरी तरीके से मानसून के जुए के जैसी है। यानी कि क्या होता है, सिर्फ वर्षा जल, कम पानी के अंदर या सिर्फ वर्षा जल पे निर्भर है। आर्द्र कृषि में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वहां की जलवायु आर्द्र होगी, तो वो जो है आर्द्र कृषि के नाम से, आर्द्रता का मतलब गीलापन, तो वहां पे जो है आर्द्रता ज्यादा होगी। सिंचित कृषि में, जैसा इसका नाम है वैसे ऐसी कृषि जो सिंचाई के पानी पर निर्भर हो, आराम से याद हो जाएगी। तर कृषि किसे कहते हैं, ऐसी कृषि जिसमें फसल की जड़ों में हमेशा पानी रहता है। जैसे कि ये देखो, चावल की फसलें जो होती है उसमें भी देखो जड़ों में हमेशा पानी रखते हैं, तो मतलब तर किन क्या है, पूरी तरीके से तर रहे, यानी कि उसमें हमेशा पानी जो है बना रहेगा। अब इसमें आर्द्र कृषि में और इसमें फर्क है। आर्द्र कृषि में तो क्या है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं, जलवायु क्षेत्र, उसमें की जाती है। तर कृषि में क्या है कि तरबतर रखना पड़ता है, क्या है ना, तरबतर शब्द, तरबतर यानी कि पानी ही पानी है, तो उसमें जड़ों में, उस फसल की जड़ों में हमेशा पानी होगा, तो वो क्या होगी, तर कृषि होगी। ठीक है, स्थानांतरित कृषि, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग नाम है।
स्थानांतरित कृषि है क्या एक्चुअल में, एक बार कंसेप्ट समझ लो। स्थानांतरित कृषि में ये होता है कि एक बार जो है एक जंगल को जलाकर जो है खाद के रूप में काम में ले लिया जाता है। अब उसमें साल 2 साल 3 साल फसल प्राप्त कर दी, उसके बाद में वो हो जाती है बंजर, फिर चले जाते हैं दूसरी जगह खेती करने। तो वो होती है एक तरीके से स्थानांतरित। अब इसमें जो है अलग अलग जगह अलग अलग नाम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें राजस्थान में अपन देखें तो वालरा, चिमाता और दजिया के नाम से जानते हैं। वालरा का मतलब ही ये है कि आग लगाकर, ठीक है, आग लगाकर जो है खेती करना, यानी कि वो हो जाएगी फसल, भाई खाद तैयार हो जाएगी वो। अब इसमें ध्यान रखना, चिमाता में पूछे ना तो चिमाता की जाती है स्पेशल पहाड़ी ढालों पर, तरीका यही है, तरीका यही है आग लगाकर, लेकिन ये पहाड़ी ढालों पर। और दजिया की जाती है मैदानों पर, दजिया जो की जाती है मैदानों पर। ज्यादातर ये जो है आदिम जनजाति द्वारा, यानी कि जो है आदिवासी समुदाय द्वारा ज्यादा की जाती है ये कृषियां, ये सारी वालरा, चिमाता और ये पहाड़ी ढालों पर की जाती है और ये मैदानों में। गरासिया और शहरिया इसमें सबसे आगे रहते हैं इस तरह की कृषि करने में, इसको बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। ठीक है टाब्रो, ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो टाबर क्या है ना कि गुरुजी आपकी जो है किताबें, मतलब किताबों से ये हो जाता वो हो जाता, किताबों में मेहनत भी बहुत लगती है बेटा, और एक भी किताब हम ऐसे नहीं निकालते जिसमें मेहनत नहीं की। अभी जैसे मेरे सामने पड़ी है, और उसके बाद में जब मेहनत करते तो स्टूडेंट को बताने में भी नहीं जी सकते कि ये 12 महीनों की एमसीक्यू वाली किताब है, देख लो। अब ये किताब मात्र 80 रुपए में दी है, जिसमें 12 महीनों के एमसीक्यू तो है, प्लस 7 महीनों के एमसीक्यू की पीडीएफ व्याख्यात्मक टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाने वाले हैं, वो भी तैयार हो रही है, वो भी देंगे। 19 महीने के तो एमसीक्यू हो गए व्याख्या के साथ में, प्लस 6 महीने के वन लाइनर्स भी इसमें शामिल है। अब इससे ज्यादा तो भाई क्या ही करेंगे। अब ये बात अलग है कि विद्यार्थियों का प्रेम ज्यादा है, तो हमारी जो है प्रतियां सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो दिखती बात है कि फायदा होगा। और सभी विद्यार्थी तभी पढ़ते हैं जब उसके अंदर मेहनत की। तो हम तो क्या है कहकर कि भैया ये चीज है, और कह देते हैं कि इसमें नफा है, इसमें नफा नहीं है, और कहते हैं फायदा है, तो क्यों नहीं कह रहे। कोई कह रहे, कोई पया मांगने वाले के पया उधार चीज है, कि पया है क्या, तो ना क्यों देवा कि पैसे नहीं है। हाँ कह देते हैं कि उधार नहीं देते, हमने शपथ ले रखी है, पैसे नहीं है उसका नाम नहीं है, तो वो वाली चीज है। क्या कई जने कहते नहीं अरे यार हमें कुछ मिलता नहीं, हम तो कहते हैं मिलता है, और जिसमें मिलता वो कहते हैं, और कहते हैं इसीलिए सेवा करते हैं। और सेवा करने के लिए जब मिलेगा ही नहीं तो सेवा करेंगे कैसे, कंटिन्यू कैसे सेवाएं दी जाएगी। तो दिखती बात है, ये तो चीजें जग जाहिर है ना, सभी जानते हैं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर सबके पास में लगभग है, तो दिखती बात है कि ये चीजें हैं। लेकिन उन चीजों से वापस सेवाएं कितनी की जा रही है वो मायने रखता है वो। लेकिन हर चीज हर बच्चे को थोड़ी समझा सकते हैं, आप मेरे रेगुलर हो इसलिए आपको बता सकता हूं मैं हक के साथ में कि ये चीजें हैं। हर को बुला बुला थोड़ी कहेंगे ये चीजें, क्यों बताए उनको कंसेप्ट, क्यों कौन जरूरत कौन। ठीक है नेक्स्ट देखो, विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। अब इसमें क्या पूछते हैं, अलग अलग नाम पूछते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। तो ये देखो इसमें सारे नारे आ गए, मैं तो सोच रहा हूं इसका भी 1 मिनट 100 भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्लास में तो आप देख ही लो। असम में कहा जाता है झूम या झूमिंग, केरल में कहते हैं चोनम, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के अंदर कहते हैं पोडू या पाई, मध्य प्रदेश में कहते हैं बीवर कुमारी, बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर है ये दीपा कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में इसे रोका कहते हैं, श्रीलंका में इसे चैना कहते हैं, मलेशिया में इसे लदांग कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, वियतनाम में रे, इंडोनेशिया में लवांग, मेडागास्कर में तावी और थाईलैंड में तमराई। इसके अलावा आप लोगों को कहीं से भी स्थानांतरित कृषि के अलग से नाम नहीं पूछा जाएगा, जितने हैं वो सारे आपके सामने हैं। ठीक है, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जितने हैं वो ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों के सामने। ठीक है ना, एकदम तरीके से ले लो स्क्रीनशॉट। इनके इसके अलावा स्थानांतरित कृषि आपको और किसी भी तरीके से नहीं पूछी जाएगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो अन्य कृषि के प्रकार, अभी भी देखो कृषि के प्रकारों में भी सब अपन सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अन्य कृषि के प्रकार देखो, समोच्च कृषि, ये किसे कहते हैं, पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली जो कृषि होती है, पहाड़ी ढाल है उनके विपरीत कृषि की जाएगी, उसको बोला जाएगा समोच्च कृषि। क्या बोलेंगे, समोच्च। जीवन निर्वाह कृषि, तो जीवन निर्वाह के लिए पारंपरिक रूप से की जाती है। ये क्या होती है, जीवन निर्वाह में यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से
नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि हम इसको बेचेंगे फसलों को वगैरह, ऐसा नहीं करते। इसमें क्या करते हैं कि अपना जीवन निर्वाह हो जाए, अपना और अपने परिवार का जो है भरण पोषण हो जाए, उसके लिए की जाती है, उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है कि खेती के साथ में पशुपालन भी किया जाए, और ज्यादातर मिश्रित कृषि होती है कि आप देखोगे किसान जो है वो ज्यादातर पशुपालक भी होते हैं, गाय भैंस तो पालते ही पालते हैं। तो ये जो है ज्यादातर कृषियां मिश्रित कृषि में तो आती है। आदिम कृषि बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि को ही बोलते हैं, क्योंकि आदिम, मैंने बताया ना, आदिम जनजाति द्वारा जो है ज्यादा की जाती है। बारानी कृषि किसे कहते हैं? शुष्क कृषि का दूसरा नाम है बारानी कृषि। अब आप लोगों के दिमाग में यह भी नहीं है कि शुष्क कृषि किसे कहते हैं, क्योंकि शुष्क कृषि मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सारी की सारी चीजें, सब कुछ है बेटा, वन लाइनर में भी सब कुछ है। हो सकता है अगले पेज पे दिया हो या पिछले पेज पे दिया, देखो ध्यान देखो, ढंगू देखो, सब कुछ दे रखा है। स्थानांतरित कृषि भी दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब देखो कृषि विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, यहां से भी प्रश्न बनता है, आप लोगों ने देखा है। तो ये क्या है? कृषि विज्ञान की शाखा है कि ये किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, ये सारे जो है आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो देखो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं फलों की कृषि को, ओलेरिकल्चर में ध्यान रखना सब्जियों की कृषि है, फ्लोरिकल्चर इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर तो फ्लावर से याद रह जाएगा, फूलों की कृषि है। विटीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, विटीकल्चर अंगूरों की कृषि को बोलते हैं। सेरिकल्चर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, ये रेशम पालन यानी कि रेशम का उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर तो वर्मी कंपोस्ट से भी याद रहता है कि केंचुआ पालन खाद बनाने के लिए। हॉर्सिकल्चर घोड़ा और खच्चर पालन को हॉर्सिकल्चर ये भी नाम से याद रह जाएगा। फिशिकल्चर ये भी नाम से याद रह जाएगा कि मछली पालन है। एपीकल्चर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करो क्योंकि मधुमक्खी पालन, देखो जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया ना, यहाँ पे भी लगाना, ये सारे एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है और छपते ही है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों को ये नहीं छपता है। ओल्वीकल्चर जैतून की कृषि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि छपता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, हाइड्रो से वैसे ही याद रह जाएगा कि पानी की बात हो रही है। आर्बोरिकल्चर वृक्ष और झाड़ी से संबंधित है, छपता नहीं है, लेकिन हमने अपने इंप्रेशन को झाड़ने के लिए शामिल किया है। सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण है, ये भी नहीं छपता, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम कुछ भी पीछे छोड़ते नहीं है, इसलिए ये नाम शामिल किए हैं साथ साथ में, है ना। तो ये क्या है, ध्यान रहे, मतलब कि अपने जो है सभी पे ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां लगाए हैं वो सारी चीजें छपती है पेपर में आप लोगों के, बाकी जो है बताने पड़ते हैं साथ में भी। अगलो दूजो मास्टर बता रहे टावर के गुरुजी, वहां तो आर्बोरिकल्चर भी बताया था, आपने तो बताया ही नहीं, तो फिर इसलिए बताना पड़ा। लेकिन ये भी कहना पड़ता है, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो ज्यादा ध्यान देते हैं इसमें, क्या गुरुजी इसमें से छपेगा क्या, वो बताओ, तो फिर ये बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये देख लो, जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाए वो तो छपते ही छपते हैं, बाकी सारे पढ़ लेना। चलो भाई, साफ कहनो सुखी रहना, जो है सत्य बोल देना चाहिए बस, क्यों ऐसे ही फालतू फिर गुमराह करना। चलिए इसी के साथ में ले अब प्रचार भी करना, ये टेस्ट सीरीज है, इसमें से जो ज्वाइन कर लेंगे वो है। अब देखो सेवा कैसे है, क्योंकि के 210 रुपये में थाने कोई भी भाई जी है ना टेस्ट सीरीज नहीं देवे, जिंगे माए 8 और 10,000 प्रश्न माते अभ्यास कराए हो जावे, क्यों 8 और 10,000, और उसमें भी क्या करते हैं हम, तो एग्जाम डेट मान लो आगे जाती तो वैलिडिटी भी बढ़ा देते बिना के, ठीक है। और कोई भाई जी नहीं है जो 8-10,000 प्रश्न थाना अभ्यास करा दे व्याख्या समेत, जिनके कॉम्बो में भी, यदि ये कॉम्बो में 210 है, बाकी इंडिविजुअल तो आप लोगों के बिल्कुल ही कम दे रखी है, ये तो 3rd ग्रेड की है। फिर ये रही आप लोगों के वन लाइनर, ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम अप्रोच पर सबसे बेस्ट किताब है, ये सबसे बेस्ट है, कुछ भी इसमें से बाहर नहीं जाता है। और उसके बाद में ये टेलीग्राम है, जहां पे आप लोगों को पीडीएफ दी जाती है, टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना और नियमित पढ़ते रहो, ठीक है, यही है सफलता के राज। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।